हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है पहले पॉल्यूशन पढ़ा, अब इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रिकॉल करते हैं। तो पॉल्यूशन का मतलब होता है कंटैमिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। इवन हमने रेडिएशन पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन सब कुछ देखा। तो जब भी हमारा एयर, वाटर या सॉइल किसी भी तरह से कंटैमिनेट होता है और हमारा जो कि एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, तो उसे हम पॉल्यूशन बुलाते हैं। अब ये एक मेजर सीरियस थ्रेट है जो आज के टाइम पर मॉडर्न वर्ल्ड में हम फेस कर रहे हैं। इम्पैक्ट्स क्या हैं? ये ह्यूमन को, एनिमल्स को और मरीन लाइफ को इम्पैक्ट करता है। दूसरा, इसकी वजह से इलनेसेस होती हैं, इसकी वजह से लोग मर रहे हैं और हमारी दुनिया का, इस पूरी अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। अब पॉल्यूशन कौन कौन से तरह के पड़े थे? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो स्मोक या हार्मफुल गैसेस की वजह से हो रहा था। दूसरा है वाटर पॉल्यूशन जो पानी में हो रहा था और जिसकी वजह से प्लांट्स, पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स मर रहे थे। तीसरा, सॉइल पॉल्यूशन विच रिड्यूसेस द लैंड अवेलेबिलिटी फॉर फार्मिंग। तो यहाँ पर जो लैंड हमारे पास है जिसमें हम फार्मिंग कर सकते हैं, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द सॉइल पॉल्यूशन। तो अब अगर हम इन तीनों को देखें ना, तो ये तीनों ही तरह के पॉल्यूशन आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो हमने सोर्सेज पढ़े थे, हमने टाइप्स पढ़े थे। तो सोर्सेज में हमने देखा था कि कैसे एक ही चीज़ है जो अलग अलग तरह से हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। तो अब आज हम सिर्फ इतना समझेंगे कि इन सब के पॉल्यूट होने से हमारी लाइफ पर क्या अफेक्ट होता है। देन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द लिविंग बींग्स। तो जस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन से इलनेसेस होती हैं, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं और बहुत बार ये हमारे लिए फेटल भी होता है। वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो ये फिशेस को मार देता है और इनसे बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे कि कॉलरा इन्हीं से होता है। तीसरा है सॉइल पॉल्यूशन जो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स खराब होती हैं और हमारा पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं द ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो पॉल्यूशन कॉज कर रही हैं। लिटरिंग एंड डंपिंग वेस्ट। तो जब हम वेस्ट को इधर उधर फेंक रहे हैं और इधर उधर डंप कर रहे हैं, वो स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड मशीन्स, करेक्ट, इससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। यूज़ ऑफ टू मैनी फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो जब ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पानी में मिल जा रहे हैं, इस सॉइल से पानी में आ रहे हैं, तो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। धीरे धीरे ये हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं। देन नॉइज़ फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये सब कुछ हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ह्यूमंस ने ही अपने नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करके रखा है, जो केमिकल्स के रिलीज़ की वजह से है, वेस्ट के इम्प्रॉपर डिस्पोजल की वजह से है। तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। सो हाउ द पॉल्यूशन डैमेजेस एनवायरनमेंट। एयर, स्मोक, हार्मफुल गैसेस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। वेस्ट, केमिकल्स, वाटर, केमिकल और वेस्ट से पॉइजन हो रहा है हमारी एक्वेटिक लाइफ। सॉइल, ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज कर रही हैं। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमंस। तो मैं बोलूँगी, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बोला था, दैट वी आर द हीरोज एंड द विलन्स ऑफ दिस नेचर। ठीक है, इस पॉल्यूशन के हीरो विलन हम ही हैं। So we humans litter the land, disturb the peace of the surroundings and fill the air with the noise. So we are both the cause and the victims of the pollution. तो cause भी हम ही हैं और उसके बाद victims भी हम ही हैं।
By disturbing our surroundings, we endanger our health and the future generations. आगे बात करते हैं गवर्नमेंट के रोल की। अब देखो, गवर्नमेंट को कुछ लॉज बनाने चाहिए, इन्फोर्स करने चाहिए ताकि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। लेकिन हर बार जब भी मैं गवर्नमेंट के रोल की बात करती हूँ, आपने सुना होगा, मैं हर बार एक चीज़ हमें बोलती हूँ कि हमें अवेयर होना पड़ेगा। गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, गवर्नमेंट एनफोर्स कर सकती है, लेकिन हम गवर्नमेंट से भी ज़्यादा नंबर में हैं, करेक्ट। अगर हम इस बात को समझेंगे कि ये चीज़ हमें इम्पैक्ट कर रही है, हमारी हेल्थ को, हमारी फैमिली को, हमारे नेचर को डिस्टर्ब कर रही है, तो हम इन चीज़ों में ज़्यादा इफ़ेक्टिवली सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने लेवल पर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, बैन ऑन सर्टन केमिकल्स जो हमारे लिए टॉक्सिक है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक है। रेगुलेशन ऑन व्हीकल एमिशंस, तो आजकल आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चल पड़े हैं, सीएनजी चल पड़े हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन कम हो। देन पेनल्टीज़ फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग, तो अगर कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप कर रहा है गलत जगह पर, तो उसके लिए भी पेनल्टी लगनी चाहिए। कमिंग ऑन टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, अब हर एक इफ़ेक्ट को डिस्कस करते हैं। अब देखो, एटमॉस्फेयर ना हमारे अर्थ का एक ब्लैंकेट है ना। यहाँ पर काफ़ी सारी वाइटल गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सारी ही गैसेस हैं। तो ये मिलकर हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल बनाती हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई भी नई चीज़ ऐड होती है या कोई अपने लेवल से बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, तो उस केस में हमारे अर्थ का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, हमने पढ़े थे नेचुरल कॉजेज, वॉल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर एंड डस्ट स्टॉर्म्स। ह्यूमन कॉजेज हैं इंडस्ट्रियल स्मोक, व्हीकल एमिशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन देम हियर, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिजल्ट, यहाँ पर चेंज इन एयर कॉम्पोजिशन होता है, जिससे एनवायरमेंटल हैजर्ड्स होते हैं और हमारी लाइफ को डेंजर होता है, मतलब हमारी लाइफ डेंजर में आ जाती है जब किसी भी एक चीज़ की कॉम्पोजिशन बदलती है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल और पॉल्यूशन। तो देखो, नाइट्रोजन एक असेंशियल एलिमेंट है जो प्रोटीन्स में है और जो हमारी लाइफ के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। N फॉर नाइट्रोजन एंड N फॉर न्यूट्रल। तो बेसिकली ना नाइट्रोजन एक न्यूट्रल सी गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर को न्यूट्रल बनाए रखती है, ठीक है। 78% है, न्यूट्रल बनाए रखती है। सो इट मूव्स बिटवीन एटमॉस्फेयर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड देन बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो अगर मैं इसको इन सिंपल देखूँ तो हमारा क्या होता है कि बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। देखो, हमारे पास एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन गैस। इस नाइट्रोजन गैस को प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन नाइट्रोजन की उनको भी ज़रूरत है। तो ये नाइट्रोजन गैस सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से ये जाते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स से ये जाते हैं एनिमल्स में, और जब यही प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो अब ये सारी गैस वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाती है, मान लो 78% से बढ़ जाती है, तो उस रीजन में कोई लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है वही रहनी चाहिए, ना घटनी चाहिए ना बढ़नी चाहिए। तो एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। नाइट्रोजन हवा में है, ये है हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको फिक्स करते हैं और यहाँ पर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में ये चले जाते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स से एनिमल्स में जाएंगे और यहाँ से इनके वेस्ट के फॉर्म में सॉइल में ऐड हो जाएगा अमोनिया की फॉर्म में, और वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। स्टेप्स याद रखने हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स और अमोनिया में कन्वर्ट करती है। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल और एनिमल्स गेट नाइट्रोजन बाय ईटिंग प्लांट्स, करेक्ट। डिकम्पोजर्स रिटर्न दीज नाइट्रोजन टू द सॉइल और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको वापस से रिलीज कर देता है एज नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर।
आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। तो इम्पैक्ट्स की बात करें, सो एक्सेस फर्टिलाइजर्स ऐड टू मच नाइट्रोजन टू द सॉइल एंड वाटर। तो इसकी वजह से एल्गल ब्लूम्स होते हैं और ऑक्सीजन डिप्लीशन देखी जाती है वाटर बॉडीज़ में। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट यूट्रोफिकेशन, जो हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रोल। नॉर्मल क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स में, प्रोटीन्स में, और नाइट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप इसका पॉल्यूशन वाला लेवल देखो ना, तो जब हम नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो ये फर्टिलाइजर्स सॉइल से वॉश होकर रिवर्स और पॉन्ड्स तक पहुंचते हैं, वहाँ पर ये यूट्रोफिकेशन करते हैं, मतलब एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया, रिजल्टिंग लैक ऑफ और लेस ऑक्सीजन इन वाटर एंड द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये वाली चीज़, ये वाली स्लाइड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ बूस्टिंग सॉइल नाइट्रोजन नेचुरली। तो इसके लिए अगर हमें सॉइल में नाइट्रोजन को नेचुरली बूस्ट करना है, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हमें उसको नाइट्रेट्स अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स का यूज़ करते हैं, जैसे पी, बीन्स, ग्राम, इन्हें सॉइल में ग्रो करते हैं, जिससे नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म्स में हमारी सॉइल में ऐड होती है और फिर वो प्लांट्स को मिलती है। बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म्स फॉर प्लांट्स। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट साइकिल की, दैट इज़ कार्बन साइकिल। तो कार्बन जो है ना, वो एटमॉस्फेयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म और अर्थ के बीच में ना ये बस घूमता ही रहता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, तो कार्बन प्लांट्स में आ जाती है। रेस्पिरेशन के टाइम पर एनिमल्स और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो कार्बन वापस से चली जाती है एटमॉस्फेयर में। डीकॉम्पोजिशन के टाइम जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स। कंबशन की बात करें तो जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो उनमें जितनी भी कार्बन होती है वो सारी रिलीज हो जाती है और एयर में वापस आ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये एक पूरा साइकिल है, ठीक है। तो पहले फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स लेंगे, प्लांट्स भी रेस्पायर करेंगे, वहीं पर एनिमल्स भी रेस्पायर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे या फिर हम वेस्ट को बर्न करेंगे, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वो वापस से एयर में चली जाएगी। अब बात करते हैं द इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। तो इम्पैक्ट्स क्या हैं? तो जब हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल की बर्निंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एयर में बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ जाता है। डिफॉरेस्टेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन कम होती है। अब हमें पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं जिसमें उसका एक रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं होगी और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए प्लांट्स लगाओ ताकि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो और ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। अब ऑक्सीजन साइकिल की बात करते हैं, उसका लिंक कार्बन और वाटर साइकिल के साथ। तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है, एनिमल्स इसे रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं और जब ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, करेक्ट। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन प्लांट्स और एनिमल्स लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। पॉल्यूशन पर इसका इफ़ेक्ट देखें तो जब हम ट्रीज़ को कट करते हैं तो ऑक्सीजन का रिलीज़ कम हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो लाइफ कैसे पॉसिबल होगी हमारे आसपास, है ना। अब एयर पॉल्यूटेंट जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये ऑक्सीजन के लेवल को कम करते हैं और रेस्पिरेशन को हार्म करते हैं। अब बात करते हैं द नेचुरल रोल। तो नेचुरल रोल में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, और एनिमल्स रिवर्स करते हैं रेस्पिरेशन में जिसमें वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर बर्निंग जब होती है फॉसिल फ्यूल्स की, कोल की, ऑयल की, गैस की, तो इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ये माना जाता है कि एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 5 बिलियन टन्स ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ओशन लाइफ, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ओशंस में, और फॉरेस्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जिस तरह वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो ओशन लाइफ में फाइटोप्लैंक्टन्स भी नहीं बचेंगे। ट्रीज़ तो हम ऑलरेडी इतने सारे काट रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कहाँ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सिंग कैसे होगी, और जब फिक्सिंग नहीं होगी तो ये लेवल्स बढ़ेंगे और इनके बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होगी। सो व्हेन वेजिटेशन इज डिस्ट्रॉयड, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्ड्स अप। करेक्ट। रिजल्ट इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज एंड विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग में अगर हम देखें तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग से हो क्या रहा है, इससे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और हमें एक्सट्रीम वेदर्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा बरसात या फिर एकदम ड्रॉट, मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब नेचर की साइकिल में अब हाउ पॉल्यूशन हमारी इस नेचर की साइकिल को डिसरप्ट करता है। जैसे नाइट्रोजन साइकिल को, तो ओवर फर्टिलाइजेशन से एल्गल ब्लूम्स होते हैं और एक्वेटिक डेथ होती है। दूसरा कार्बन साइकिल, तो डिफॉरेस्टेशन और बर्निंग ऑफ फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, उसका लेवल बढ़ता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग के होने से ज़्यादा गर्मी, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, फ्लड्स आएंगे, एक्सट्रीम वेदर्स देखने को मिलेंगे। देन ऑक्सीजन साइकिल की बात करें तो ऑक्सीजन साइकिल, अगर हम पेड़ों को काटेंगे, अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो एयर में टॉक्सिन्स बढ़ेंगे। इवन ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन है इसको भी कंट्रोल करने के लिए हमारे ट्रीज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। सो ऑक्सीजन इम्बैलेंस होगा और ब्रीदिंग इश्यूज़ होंगे। अब एक क्विक रिकैप मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है कि हर एक साइकिल, उनका नेचर में रोल क्या है और अगर वो डिसरप्ट होती हैं, अगर उनमें पॉल्यूशन होता है तो क्या क्या हो सकता है, तो ये आप पढ़ोगे। अब बात करते हैं द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो हमें पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए हवा, और जब ये हवा पॉल्यूट होती है तो स्लोली ये हम डिस्ट्रॉय करती जाती है ये हमें। सो हाउ एयर पॉल्यूशन अफेक्ट्स अस, तो वी इनहेल थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ एयर डेली। तो मतलब मैं बोल भी रही हूँ, आप सुन भी रहे हो, तो भी हम कंटिन्यूसली एयर को इनहेल करते जा रहे हैं। जब फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं उससे हार्मफुल केमिकल्स और गैसेस रिलीज़ होती हैं, ये हमारे आसपास ही घूमती रहती हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती हैं और अब ये इसी हवा के साथ हमारे लंग्स तक पहुंच जाती हैं और लंग्स से अब ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं और ब्लड स्ट्रीम में ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक जाती हैं। क्लियर हो गया? तो टॉक्सिन्स हमारे हर बॉडी पार्ट तक पहुँच जाते हैं। अब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बात करें तो एज़मा अटैक रिस्क काफ़ी बढ़ चुके हैं पॉल्यूटेड एयर की वजह से। ग्राउंड लेवल पर जो ओजोन है, ओजोन एक्सपोजर फॉर 6 to 7 hours कॉजेज इन्फ्लेमेशन टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड द पार्टिकुलेट मैटर जिसमें 2.5 से ppm से ज़्यादा हो तो ये हमारे लंग्स को डैमेज करता है और इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन इनटेक। अब कार्सिनोजेनिक पॉल्यूटेंट्स या फिर कैंसर कॉजिंग पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, जो हमारी बॉडी में आकर कैंसर कॉज करते हैं। अब इनमें है बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, इवन ये जो डीजल से एग्जॉस्ट निकलते हैं ना, ये सब कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो पॉल्यूटेड सिटीज़ में लंग कैंसर या फिर थ्रोट कैंसर का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब हम बात करते हैं द इफ़ेक्ट्स ऑन द मेजर बॉडी सिस्टम। सबसे पहले हम इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, जिसके बिना मतलब इस प्रोटेक्टिव सिस्टम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे डिफेंस को वीक कर देता है। जैसे मान लो अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ना हो तो हमारा डिफेंस पूरा वीक हो जाएगा हमारी कंट्री का। वैसा ही एक प्रॉपर डिफेंस सिस्टम है हमारा इम्यून सिस्टम, और हम इन्फेक्शन से प्रोन हो जाएंगे। तो दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारा हार्मोनल बैलेंस अगर इंटरफेयर होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, जिसकी वजह से अगेन हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। तीसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स करते हैं बेबीज़ में। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट और सर्कुलेटरी इफ़ेक्ट्स की। तो जब लंबे टाइम के लिए हम किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर एयर पॉल्यूशन है तो ये हमारे हार्ट में डिजीज़ेज़ और हाई ब्लड प्रेशर का भी रीज़न बनता है।
फाइन पार्टिकल जैसे जिनका साइज 2.5 या 10 है, तो वो हमारे ब्लड वेसल्स में एंटर करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं और ब्लॉकेजेस करते हैं, जिससे हार्ट स्ट्रोक का रिस्क और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। टॉक्सिन्स इन फूड एंड वाटर, तो टॉक्सिन्स हम एयर में होते हैं, ये प्लांट्स को, सॉइल को, वाटर बॉडीज़ में सब में ये सेटल हो जाते हैं आके। अब जब यही पानी हम पिएंगे, इसी सॉइल का खाना खाएंगे, यही प्लांट्स खाएंगे, तो हमारे अंदर तो ये आएंगे ही। जब हम कंटैमिनेटेड प्लांट्स और ड्रिंक्स लेंगे या पानी लेंगे, तो ये हमारी फूड चेन में यहीं से एंटर होते जाएंगे और इवेंचुअली ये हमें भी हार्म करना शुरू कर देंगे। मतलब कर क्या देंगे, कर चुके हैं। Example, mercury, lead, pesticide residues, they travel up the chain and accumulate in human tissues, और इसे बुलाते हैं बायो अकम्युलेशन। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी अलग अलग लेवल्स हैं ना, ट्रॉफिक लेवल्स हैं। तो सबसे नीचे प्राइमरी पे तो आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, राइट। तो सबसे पहला जो हमारे मतलब फर्स्ट लेवल जो है फूड चेन का, वहाँ पर है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में अगर टॉक्सिन्स होंगे, वो आगे जाएंगे, वो और आगे वाले लेवल पर जाएंगे, और जैसे जैसे ये आगे जाते जाएंगे इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, क्योंकि इनडायरेक्टली ये हमारे ही अंदर सारे पॉल्यूटेंट्स आके हमारी ही बॉडी को हार्म कर रहे हैं। अब बात करते हैं द इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन ह्यूमन हेल्थ को हार्म करता है और एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म करता है। ये कैसे होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर को कंटैमिनेट कर देते हैं, या फिर केमिकल टॉक्सिकेंट्स इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट से वाटर को कंटैमिनेट करते हैं। तो रिमेंबर, एवरी ड्रॉप दैट वी पॉल्यूट रिटर्न्स बैक टू अस ओनली, और किस फॉर्म में आती हैं, डिजीजेस की फॉर्म में। सो मेक श्योर दैट यू डोंट पॉल्यूट वाटर। नाउ डिजीजेस फ्रॉम द पॉल्यूटेड वाटर, तो क्या क्या, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो पानी से या फिर नहाने वाले पानी से हमारे अंदर आ जाते हैं। डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो ब्रीडिंग इन स्टैगनेंट वाटर्स, तो जब कहीं पर बहुत टाइम के लिए पानी खड़ा रहता है तो वहाँ पर मस्कीटोज ब्रीड करना शुरू करते हैं, जो मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ लेकर आते हैं। देन डिजीजेस from the biological agents, so disease water consumed from the contaminated sources, इनमें बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं जो अगेन हमें हार्म करते हैं। Now these are certain waterborne diseases। सबसे पहले है हेपेटाइटिस ए। ये एक वायरल डिजीज़ है जो हमारी लिवर में इन्फ्लेमेशन करता है, एंड इट स्प्रेड बाय द कंटैमिनेटेड सीवेज वाटर। देन डायरिया। डायरिया एक बैक्टीरियल या फिर प्रोटोजोन डिजीज़ है जो एक्यूट इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, मतलब इंटेस्टाइन में एक बीमारी कर देता है, क्रॉनिक नहीं है, मतलब फेटल नहीं है, लेकिन एक्यूट बीमारी है, और ये होती है डिहाइड्रेशन की वजह से। कॉलरा सब हमने पढ़ा है, विब्रियो कॉलरा जो अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से होता है और सिवियर डिहाइड्रेशन की वजह से। नेक्स्ट टाइफाइड, तो सैल्मोनेला टाइफी, क्योंकि ये हैं हमारे साइंटिफिक नेम्स, तो या तो अंडरलाइन करो या फिर इटैलिक्स में लिखो। सो दीज आर स्प्रेड बाय द कंटैमिनेटेड वाटर एंड दिस कॉजेज फीवर एंड अल्सर्स। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट यूट्रोफिकेशन, तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, हमने इस चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया, एक बार फिर से क्विकली डिस्कस करते हैं। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है जब हमारे पानी में ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो जाता है। So that is eutrophication, the depletion of oxygen from the water bodies due to excess of the nutrients or the pollutants, जैसे कि ऑयल स्पिलिंग की वजह से या सीवेज की वजह से। तो इसमें होता क्या है, एल्गी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, सारा का सारा ऑक्सीजन एल्गी कंज्यूम कर लेती है और वो सनलाइट को ब्लॉक भी कर देती है, ये वाटर बॉडीज़ के सरफेस पर स्प्रेड हो जाती है। इससे एक्वेटिक प्लांट्स को ना तो सनलाइट मिलती है, ना ही उन्हें ऑक्सीजन मिलती है और वो मर जाते हैं। ऑक्सीजन ड्रॉप होने की वजह से हमारी फिशेस भी सफोकेट हो जाती हैं। कमिंग ऑन टू द केमिकल पॉल्यूशन इन वाटर ऑफ वाटर, तो सोर्सेज क्या क्या हैं, तो केमिकली अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं जो पानी को पॉल्यूट करते हैं, डिटर्जेंट, सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड एसिड्स, और हैवी मेटल्स जैसे कि फ्लोराइड, लेड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, कैडमियम या फिर नाइट्रेट्स। इनका इम्पैक्ट क्या होता है, तो जब ये हमारे केमिकल्स पानी के साथ हमारे अंदर एंटर होते हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं।
अब इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज केमिकल्स ऑन ह्यूमंस, पहली बात है फ्लोराइड्स के इफेक्ट। सो फ्लोराइड फ्लोरोसिस करता है, हंच्ड बैक, मतलब ऐसे हंच्ड बैक हो जाती है, हमारे जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं और हमारे दांतों को भी डैमेज करता है। दूसरा लेड हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और बोन्स में अकमलेट हो जाता है। थर्ड, पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स ट्यूमर कॉज करते हैं, क्रोमोसोमल कैंसर चेंजेस लाते हैं और कैंसर भी कॉज करते हैं। आर्सेनिक, वॉमिटिंग, नोजिया, स्किन लेजन्स और हाई डोज से तो डेथ भी हो जाती है। तो देखो हर एक टॉक्सिन हमारी बॉडी में कितने हाई लेवल पर हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज मर्करी। तो मर्करी हमारी नर्व्स को डैमेज करता है और मेमोरी लॉस करता है। जापान की मिनीमाटा डिजीज़ मर्करी की वजह से ही हुई थी। देन हाई नाइट्रेट कंटेंट, तो मिथेमोग्लोबिमिया विच इज़ द ब्लू बेबी डिजीज़ इन इन्फेंट्स। तो एक एक नाइट्रेट वाली ये डिजीज़ याद रख लेना। अब बात करते हैं केस स्टडी मिनीमाटा डिजीज़ की इन जापान। तो 1950 में क्या हुआ था कि मर्करी वेस्ट डिस्पोज कर दिया था एक फैक्ट्री ने आसपास के कोस्टल वाटर्स में। तो कोस्टल वाटर पॉल्यूट हो गया था इन मिनीमाटा। तो फिशेस में जाके ये मर्करी अकमलेट हो गया और जब लोगों ने उन्हीं फिशेस को खाया तो उन्हें न्यूरोलॉजिकल डैमेज फेस करना पड़ा। सिम्टम्स क्या आए? ट्यूमर्स हो गए, फिर लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ स्पीच और मेंटल डिसऑर्डर्स देखे गए। तो इससे हमने क्या सीखा कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, उसको डायरेक्टली कभी भी हमें डंप नहीं करना चाहिए। दैट इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी फर्स्ट ट्रीटेड और उसके बाद उसे हमें डंप करना चाहिए। देन सॉइल पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स। अब सॉइल जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। सॉइल नहीं है तो घर कहाँ बनाएंगे? सॉइल नहीं है तो पेड़ कहाँ होंगे? पेड़ नहीं होंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे? पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? सो दिस ऑल्सो अकर्स बिकॉज ऑफ केमिकल एंड द ऑर्गेनिक वेस्ट दैट कंटामिनेट द सॉइल और सब्सटेंसेज मेक सॉइल टॉक्सिक इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। की पॉल्यूटेंट्स हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट और हैवी मेटल्स। तो अगर सॉइल मर जाती है, मान लो इफ़ सॉइल डाइज, तो ये बात समझ लो द लाइफ विल ऑल्सो डाई। तो बिना सॉइल के कोई लाइफ नहीं है। और पॉल्यूशन, सॉइल का पॉल्यूशन बेसिकली एक पॉइजन है हम सब के लिए। तो हमें याद रखना है कि हमें अपनी मिट्टी को बचा के रखना है। Now the chemical fertilizers is a double-edged sword. कैसे? जब फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी क्रॉप यील्ड बढ़े, लेकिन दे ऑल्सो पॉल्यूट आर वाटरवेज जब वो पानी के साथ पानी में बहते हुए हमारे रिवर बॉडीज़ में चले जाते हैं। इवन बारिश होती है, पानी फील्ड से आसपास के वाटर बॉडीज़ में जाता है और वहाँ पर जाके पॉल्यूट कर देता है। सो these chemicals poison the underground aquifers and they also kill the aquatic life and the overuse destroys the natural balance of the soil microorganisms. तो ये तो दो धारी तलवार है एक्चुअल में। अब सॉइल डिप्लीशन एंड इरोजन कैसे होता है? तो जब हम फर्टिलाइजर्स को ओवर यूज़ करते हैं उससे हमारी सॉइल का स्ट्रक्चर ख़राब होता है, सॉइल लूज हो जाती है, ईजिली पानी से, विंड से इरोड हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है सॉइल में। ऊपर फर्टाइल सॉइल होती है, वो पानी और हवा के साथ बह जाती है और फार्मर्स को अब और ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं जो फिर से हमारी सॉइल को डैमेज करते हैं। तो ये एक बड़ी ही खतरनाक साइकिल है जो हमारी सॉइल को डैमेज कर रही है। नाउ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द सॉइल क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आर्सेनिक पॉइजनिंग करते हैं और स्किन डैमेज करते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वाटर पॉल्यूशन में कि जब आर्सेनिक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब हाई डोज जब हमारे अंदर आ जाती है आर्सेनिक की, उससे हमें मतलब लाइफ ख़त्म भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। लेड, ये हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है स्पेशली बच्चों में। देन पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड्स किल द बेनिफिशियल स्किन सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्रोमियम कार्सिनोजेनिक होता है, सी फॉर क्रोमियम एंड सी फॉर कार्सिनोजेनिक, और ये बहुत ही हैजार्डस होता है।
अब ह्यूमन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करेंगे तो कंटैमिनेटेड सॉइल हमारी फूड की क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं। जो हमारा खाना है, जो हमारी क्रॉप्स हैं, उनमें टॉक्सिन्स एंटर हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है, यही पानी जब वेल्स में आता है या रिवर्स में आता है, हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, टॉक्सिन्स हमारे अंदर आ जाते हैं। सॉइल ऑर्गेनिज्म जैसे वर्म्स, बैक्टीरिया, ये सब मर जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द प्लांट ग्रोथ, क्योंकि पूरी चेन अफेक्ट हो रही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं हो रहे, तो प्लांट्स की ग्रोथ तो ऑफकोर्स अफेक्ट होगी ही, प्लांट्स की ग्रोथ तो रिड्यूस होगी ही। अब बात करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स की। तो नॉइज़ पॉल्यूशन एक अनवांटेड और एक्सेस साउंड है जिससे हमें डिस्कम्फर्ट होता है, जिससे हमें बड़ा गुस्सा आता है, टेंशन होती है, हमारे स्ट्रेस लेवल, हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। सो द सोर्सेज आर ट्रैफिक, लाउड स्पीकर्स, फैक्ट्रीज, एयरप्लेन्स एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेज। इवन ये जो मिक्सी हम चलाते हैं, इससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। अब जनरल अगर हम इफ़ेक्ट्स देखें तो ये डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रेस करती हैं, टेम्परेरी और परमानेंट हीयर डैमेज कर सकती हैं एंड रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इफ़ेक्ट्स क्या हैं ह्यूमन हेल्थ पर? सो स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखे जाते हैं, इससे कंटिन्यूस नॉइज़ डिस्टर्ब द नॉर्मल रेस्ट एंड द स्लीप। जो हमारी रेस्टिंग टाइम है ना, जो हमारी नॉर्मल स्लीप है ना, उसको भी ये डिस्टर्ब करती है। REM का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट, ये होता है REM। मैं आपको ये REM स्लीप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, जब हम नींद में होते हैं ना, तो हम अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। एक वो हल्की सी नींद, एक डीप स्लीप, और एक होती है REM, मतलब रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप। इस समय हम काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं, हम सपने देख रहे होते हैं और हमारी आंखें कंटिन्यूसली, आईलिड जो है ना, ये मूव कर रही होती हैं, आंखें आईलिड्स के नीचे, तो हमें आईलिड्स मूव करती हुई दिखाई देती हैं। तो ये वो समय है, ये वो स्लीप है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें अच्छी रेस्ट देती हैं, ये हमारे ब्रेन को रिलैक्स करती हैं, ये हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करने में भी हमारी हेल्प करती हैं। अगर हमारी REM स्लीप डिस्टर्ब होती है तो इससे जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमें रेस्टलेसनेस फील होती है, हमें गुस्सा आता है, हम चिड़चिड़े उठते हैं और हमें थकान महसूस होती है, मतलब हम प्रॉपरली नहीं सो पाए हैं। तो जब बार बार शोर होता है, उससे हमारी REM स्लीप डिस्टर्ब होती है। कमिंग ऑन टू द हेयरिंग लॉस, तो लाउड साउंड मोर देन 85 डेसिबल, ये हमारे इनर सेल्स को डैमेज करती है। कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस की बात करें तो इट मेक्स स्पीच अनक्लियर एंड दिस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। एनॉयंस और इरिटेशन की बात करें तो जो प्रोलॉन्ग्ड नॉइज़ है, उससे स्ट्रेस हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं। आगे हेडेक और फटीग इफ़ेक्ट्स हैं, जिससे ब्रेन स्टिमुलेशन होता है और हमें थका हुआ फील होता है। राइज इन ब्लड प्रेशर, तो इससे कॉन्स्टेंटली हमारा स्ट्रेस जो है ना, वो हमारे अंदर बना रहता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होता है। नाउ हाउ नॉइज अफेक्ट्स ब्रेन एंड बॉडी, कैसे? सो लाउड नॉइज ना फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करके रखता है, जिसकी वजह से हमारा एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है। तो इन हार्मोन्स के इंक्रीज होने की वजह से हार्ट बीट बढ़ेगी, इससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और हमारी मेंटल फटीग बढ़ेगी, हम मेंटली ना थका हुआ महसूस करेंगे। तो अगर आप चाहो कि अगले दिन पेपर है, अच्छे से सो के सुबह पढ़ो, लेकिन इस लाउड नॉइज़ की वजह से आप सुबह उठ के भी उतने फ्रेश नहीं हो पाओगे। नाउ द परमानेंट इफ़ेक्ट्स, तो परमानेंट इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? लाउड नॉइज़ जैसे फैक्ट्रीज और एयरपोर्ट से इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस हो जाता है, मतलब जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब आपके कानों की सुनने की शक्ति हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नॉइज़ इम्पैक्ट्स आर मेंटल हेल्थ, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, ये रहता है। चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल, दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू दीज नॉइज़ पॉल्यूशंस। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन और द रेडिएशन पॉल्यूशन, तो रेडिएशन क्या है? मतलब एक इमिटेड एनर्जी है जो वेव्स और पार्टिकल्स की फॉर्म में इमिट हो रही है, एक्स रेज, गामा रेज या फिर न्यूक्लियर एमिशंस। तो ये जो एक्सेसिव एक्सपोजर होता है, ये हमारी हेल्थ को, हमारे जेनेटिकली भी, हमारी जेनेटिक्स को भी अफेक्ट करता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, मेडिकल एक्सरेज और एक्सीडेंट्स जैसे कि चर्नोबिल का 1986 में, ये सब रेडिएशंस की वजह से ही हुए हैं।
दो तरह की रेडिएशन इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, सोमैटिक और जेनेटिक। सोमैटिक मतलब जो कि एक इंडिविजुअल लेवल पर है, मतलब जो एक इंसान एक्सपोज हुआ और वो उसके साथ ख़त्म हो गए, मतलब इंडिविजुअल ही एक्सपोज्ड है। लेकिन ये जो जेनेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, मतलब जो हमारी जीन्स को चेंज कर देती हैं जब ये रेडिएशंस, तो ये फर्दर हमारे जनरेशन्स में ये पास ऑन होती रहती हैं, इससे हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी अफेक्ट होती हैं। अब इफ़ेक्ट्स अपेयर इन अ पर्सन हु इज़ डायरेक्टली एक्सपोज्ड। तो कैसे कैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं? फर्स्ट इज़ इमीडिएट इफ़ेक्ट, मतलब जैसे कि रेडिएशन सिकनेस हो जाएगी या फिर एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हो जाएगा, जिसमें नॉजिया, वॉमिटिंग, फटीग या हेयर लॉस देखने को मिलेगा। कुछ होते हैं डिलेड सिम्टम्स, जैसे ब्लड कैंसर, काफ़ी टाइम बाद ब्लड में कैंसर डेवलप होना शुरू होगा, ल्यूकीमिया होगा, एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी ऑर्गन्स में, और शॉर्टन्ड लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाएगा। तो अब अगर हम जेनेटिक की बात करें तो रेडिएशंस हमारे जीन्स और डीएनए को अफेक्ट करती हैं, मतलब हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स को अफेक्ट करती हैं, और इसके बाद ये सब चीज़ें हमारे फ्यूचर जनरेशन, हमारे ऑफस्प्रिंग को पास होती रहती हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस? क्रोमोसोमल एंड द पॉइंट, मतलब जो हमारे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बदल दें, पॉइंट मतलब ये हमारे डीएनए में जाके किसी एक सिंगल जीन को बदल दें। करेक्ट। अब रिजल्ट बर्थ डिफेक्ट्स होंगे, कैंसर होगा या फिर इनहेरिटेड डिजीजेस देखी जाएंगी। आगे बात करते हैं रेडिएशन डोजेज एंड इम्पैक्ट की। तो अब डोजेज अगर मान लो 25 to 50 रोंटिजन्स होता है, तो ये हमारे WBCs को अफेक्ट करता है, एंड वी नो दैट हमारे जो WBCs हैं ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ये एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। हाई डोज से हमारे मसल सॉफ्ट होंगे और टिश्यूज़ भी डैमेज होंगे, और रिपीटेड एक्सपोजर से कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा, स्पेशली ल्यूकीमिया का, मतलब ब्लड कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। अब हम कुछ केस स्टडीज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम चेरनोबिल के इंसिडेंट को समझेंगे। ये इंसिडेंट हुआ था 1986 में चेरनोबिल, यूक्रेन में, जब वो USSR हुआ करता था। 1991 में ये USSR ब्रेक हुआ था, राइट। सो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो एक्सप्लोड हो गया था, और उससे बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल बाहर निकल गया था। इमीडिएट डेथ्स देखी गई थी रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, और लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज़्यादा लोगों को कैंसर डेवलप हुआ, जेनेटिक म्यूटेशंस देखी गई, और आगे आने वाली जनरेशन्स में डिफॉर्मिटीज़ हुई। तो एक बार इन डिटेल देखते हैं। तो दिस इवेंट हैपेंड ऑन 26 अप्रैल 1986 चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में इन यूक्रेन। इट इज़ सेड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। हुआ क्या था कि लेट नाइट सेफ्टी एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और वहाँ पर एक मैसिव स्टीम एक्सप्लोजन हो जाता है। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई हैं, अगर आपको इन डिटेल भी देखना है तो आप देख सकते हो। सो द रिएक्टर का कोर एक्सप्लोड हो गया, और उससे बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव गैसेस निकल गई, एटमॉस्फेयर में आ गई। ये एक्सप्लोजन से ओवर हीटिंग होना शुरू हो गई, और जो स्टीम प्रेशर था वो बिल्डअप होना शुरू हो गया, और हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हो गया। ये जो टॉक्सिक गैसेस थी ये रिलीज़ हुई, और ये थ्रू आउट द यूरोप स्प्रेड हो गई। This reactor building of steel and concrete couldn't contain the exposure। अब ये जो पूरा रिएक्टर था ये स्टील और कंक्रीट का बना हुआ था, लेकिन वो इस एक्सप्लोजन को नहीं ले पाया, और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, सारी की सारी गैसेस फैल गई। कॉजेज़ क्या हुए? एक कॉजेज़ क्या थे? पुअर प्लांट का डिज़ाइन सही नहीं था, ऑपरेटर का एरर था टेस्टिंग के टाइम पर, इनकॉम्पिटेंसी एंड द लैक ऑफ प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए गए थे। नेग्लिजेंस थी हैंडलिंग में, मतलब आप न्यूक्लियर मटेरियल हैंडल कर रहे हो और वो उसको हैंडल करने में नेग्लिजेंस हुई थी। देन इमीडिएट इफेक्ट्स क्या हुए कि बहुत सारे वर्कर्स, डजन्स ऑफ वर्कर्स और फायर फाइटर्स विद इन द डेज वो मर गए। दूसरा रेडियो एक्टिव फॉल आउट हुआ, कवर्ड लार्ज पार्ट ऑफ द यूक्रेन, बेलारूस एंड द वेस्टर्न USSR। उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ लोगों में ये रेडिएशन सिकनेस हुई और बहुत ज़्यादा जो थे वो इनहेबिटेबल हो गए।
अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या थे? सबसे पहले इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स, जहाँ पर रेडियो एक्टिव गामा एमिशंस देखी गई, सॉइल कंटैमिनेट हो गई, क्रॉप्स कंटैमिनेट हो गई, पानी कंटैमिनेट हो गया, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाने के लिए अनसेफ हो गए, रेडियो एक्टिव क्लाउड्स बनने लग गए और वो पूरे यूरोप के ऊपर स्प्रेड हो गए। हेल्थ इफ़ेक्ट्स में जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ल्यूकीमिया और अलग अलग तरह के कैंसर से पूरी पॉपुलेशन एक्सपोज हो गई थ्रू आउट द यूरोप। रेडिएशन इफ़ेक्ट्स जो थी वो फ्यूचर जनरेशन को भी पास हुई। अब ऑन गोइंग इम्पैक्ट्स क्या हैं इसके? इसमें रेडिएशंस फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट इट लास्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और इवन जो यूरेनियम माइनिंग है इट ऑल्सो रिलीजेज रेडिएशंस इनटू द एयर एंड वाटर। तो जो सराउंडिंग रीजन्स होते हैं उनमें हाई रेडिएशंस लेवल देखे गए फॉर मैनी डेकेड्स, राइट। अब सीखा क्या हमने इससे? पहली चीज़ तो हमने ये सीखी कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, जैसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं, तो डिज़ाइन प्रॉपर होना चाहिए और प्रॉपर सेफ्टी ड्रिल्स टाइम टू टाइम की जानी चाहिए। दूसरा, इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। रेडियो एक्टिव वेस्ट का डिस्पोजल सिक्योरली और मॉनिटर्ड होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, मॉनिटर्ड होना चाहिए। देन हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टेक्नोलॉजी को तो हमने एडवांस कर लिया, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमें इस टेक्नोलॉजी को समझना है और हमें इसको मॉनिटर करना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। तो ये है आपके लिए क्विक रीकैप जिसे आप पढ़ोगे। अब बात करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की। हमारे देश में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। इट हैपेंड ऑन 3 दिसंबर 1984 इन भोपाल, मध्य प्रदेश। और यहाँ पर 40 टन्स ऑफ MIC दैट इज़ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की लीकेज हो गई थी फ्रॉम अ यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री। रिजल्ट, द डेंस टॉक्सिक गैस स्प्रेड नियर बाय स्लम एरियाज, और जो पीपल सो रहे थे वो भी मर गए, राइट। सो दिस बिकेम द डेडलीस्ट इंसिडेंट दैट अकर्ड इन द ह्यूमन हिस्ट्री दैट टाइम। ओके, सो अब ये इसके इम्पैक्ट क्या हुए? इसने अराउंड 35,000 to 40,000 लोगों को मार दिया। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं, वेरी हो सकते हैं। और thousands were severely injured, many developed breathing and the vision problems। और जो नर्वस सिस्टम फेलियर है, people lost the control on their bodies, और pregnant ladies lost their babies due to the toxic exposure। अब बात करते हैं इस गैस की, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये हाईली टॉक्सिक केमिकल है विच इज़ यूज्ड इन पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग। This reacts violently with water and forms the poisonous vapors. The burning causes the burning of lungs, eyes and skin in contact, right? तो ये काफ़ी एक poisonous pesticide है। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? तो एज पर द फाइंडिंग्स ऑफ ICMR दैट इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ब्लड टॉक्सिफिकेशन हो जाता है जो हमारे ब्रेन, किडनी, लंग्स, मसल्स और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करता है। दूसरा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज देखा गया जिससे इनफर्टिलिटी और मिसकैरेजेस हुए। देन नर्वस एंड इम्यून सिस्टम फेलियर जिससे लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़ देखे गए लोगों में। अब व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? तो इसने हमारी सॉइल और पानी दोनों को, जो नियर बाय एरियाज़ में सॉइल थी, जो पानी था, वो सब कंटामिनेट कर दिया। प्लांट्स डेवलप्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, और जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी अफेक्ट हुई। एनिमल सफर्ड डिफॉर्मिटीज़ एंड डिक्रीज्ड फर्टिलिटी। और जो एनवायरमेंटल डैमेज इट कंटिन्यूड फॉर डेकेड्स इस डिज़ास्टर के बाद भी। तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि काफ़ी सारे ट्रक्स भरकर ये सारा जो वेस्ट था वो यहाँ से निकाला गया इतने सारे सालों के बाद। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में जनरेशन सर्वाइवर्स सफ़र फ्रॉम क्रोनिक इलनेसेस, बर्थ डिफेक्ट्स देखे गए, वो बच्चे जो इस इंसिडेंट के बाद पैदा हुए थे। टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री साइट्स रिमेन अ हेल्थ हैज़र्ड इवन टुडे। अब सीखा क्या हमने?
पहली बात कि हमें स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेफ्टी लॉज को फॉलो करना है, रेगुलर इंस्पेक्शंस होनी चाहिए, हैज़ार्डस वो इंडस्ट्री जो हैज़ार्डस चीज़ों के साथ डील करती है, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स केमिकल प्लांट्स में होने चाहिए और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए फॉर पब्लिक सेफ्टी। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई टुडे सेशन। आई होप आपको चैप्टर समझ आया है, काफ़ी सिंपल है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्न हाउ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।